भारतीय इतिहास में कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक पूरी कहानी है। वीरता की, मोहब्बत की और एक दुखद अंत की। ऐसा ही एक नाम है पृथ्वीराज चौहान। तो चलिए आज हम उस महान योद्धा की जिंदगी के पन्नों को पलटते हैं। कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो हैरान कर देता है। एक 11 साल का बच्चा और उसके कंधों पर एक पूरे साम्राज्य का बोझ। सोचिए तो जरा, जिस उम्र में बच्चे खिलौनों से खेलते हैं उस उम्र में एक राजकुमार को तलवारें और सियासत संभालनी पड़ी। उनकी जिंदगी के कुछ सबसे अहम पड़ावों पर एक नजर डालते हैं। उनका जन्म, फिर सिर्फ 11 साल की उम्र में उनका राजतिलक और फिर वो 2 जंग, तराइन के वो 2 युद्ध जिन्होंने सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं पृथ्वीराज के बचपन में और देखते हैं कि वो कौन सी असाधारण परिस्थितियां थीं जिनमें एक बच्चे को सम्राट बनना पड़ा। जी हाँ, सिर्फ 11 साल की उम्र, पिता की मृत्यु के बाद इतनी कच्ची उम्र में उन्हें सिंहासन पर बैठना पड़ा। लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनकी माँ कर्पूरी देवी एक ढाल की तरह उनके साथ खड़ी रहीं। एक संरक्षक के तौर पर उन्होंने ही राजकाज संभालने में मदद की। ये एक माँ और बेटे दोनों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प बात, पृथ्वीराज सिर्फ नाम के राजा नहीं थे बल्कि वो एक असाधारण प्रतिभा के धनी थे। क्या आप जानते हैं कि वो 6 अलग अलग भाषाएं जानते थे? इतिहास और गणित से लेकर दर्शन शास्त्र तक हर विषय में वो माहिर थे। और तीरंदाजी में तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं था। उन्हें हर तरह से एक महान शासक बनने के लिए तैयार किया गया था। तो ये तो हुई उनकी तालीम की बात। अब देखते हैं कि वो बच्चा एक ऐसे योद्धा में कैसे बदला जिसके नाम से ही दुश्मन कांप उठते थे। उनकी पहली ही बड़ी जंग, और वो भी अपने ही चचेरे भाई नागार्जुन के खिलाफ। उन्होंने इस बगावत को ना सिर्फ कुचला बल्कि उसके बाद जो किया उससे सबकी रूह कांप गई। हारे हुए सैनिकों के सिरों की एक माला बनाकर अजमेर के किले के दरवाजे पर लटका दी गई। ये एक पैगाम था, एक खौफनाक और साफ पैगाम कि पृथ्वीराज चौहान से टकराने की हिम्मत कोई ना करे। और ये सब सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, हमारे पास इसका पक्का सबूत है। 1182 ईस्वी का मदनपुर शिलालेख साफ साफ बताता है कि कैसे उन्होंने चंदेलों के खिलाफ अभियान में उनके राज्य जिजाग भुक्ति को उजाड़ कर रख दिया था। मतलब उनकी सैन्य ताकत हकीकत थी, कोई कल्पना नहीं। लेकिन एक योद्धा की जिंदगी में सिर्फ तलवार की झंकार ही नहीं होती। पृथ्वीराज की कहानी में मोहब्बत का भी एक ऐसा अध्याय है जो आज भी लोगों को याद है। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसने शायद उनके साम्राज्य की किस्मत पर भी असर डाला। ये कहानी है बगावत और मोहब्बत की। कन्नौज के राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए उन्हें अपनी बेटी संयोगिता के स्वयंवर में नहीं बुलाया, और तो और दरवाजे पर दरबान की जगह उनका पुतला खड़ा कर दिया। पर पृथ्वीराज वहां पहुंचे और भरी महफिल से संयोगिता को उठाकर ले गए। पर इस मोहब्बत की एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। पृथ्वीराज और संयोगिता को सुरक्षित निकालने के लिए उनके 100 सबसे जांबाज साथियों में से करीब 86 योद्धाओं ने अपनी जान दे दी। ये बलिदान और वफादारी की एक ऐसी मिसाल है जो आज भी दिलों को छू जाती है। हाँ, एक बात यहां साफ करना बहुत जरूरी है। ये जो दिलचस्प प्रेम कहानी है, ये हमें पृथ्वीराज रासो नाम के एक महाकाव्य से मिलती है। इसे एक ऐतिहासिक दस्तावेज से ज्यादा एक साहित्यिक रचना माना जाता है। तो इतिहास और लोक कथा के बीच का फर्क समझना हमेशा जरूरी होता है। तो मोहब्बत के इस मोड़ से कहानी अब रुख करती है जंग के मैदान की तरफ। अब पृथ्वीराज का सामना होता है उनके सबसे बड़े दुश्मन से, एक ऐसा नाम जो इतिहास की धारा को मोड़ने वाला था, मोहम्मद गोरी। साल था 1191 और तराइन का मैदान इतिहास की सबसे बड़ी जंगों में से एक का गवाह बनने वाला था। सोचिए, एक तरफ 2 लाख घोड़े और 3000 हाथियों वाली राजपूतों की जबरदस्त सेना और दूसरी तरफ गोरी की हमलावर फौज। और नतीजा, एक शानदार और जबरदस्त जीत। पृथ्वीराज की सेना ने गोरी की फौज को बुरी तरह रौंद दिया। घायल गोरी को मैदान छोड़कर भागना पड़ा। ये पृथ्वीराज चौहान के करियर का सबसे सुनहरा पल था। पर यहीं एक सवाल उठता है जो आज तक इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये शानदार जीत ही उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई? उन्होंने भागती हुई दुश्मन सेना का पीछा करके उसे जड़ से खत्म नहीं किया। ये एक ऐसी भूल थी जिसकी कीमत बहुत बहुत भारी पड़ने वाली थी।
और यहीं से कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर पहुंचती है, तराइन की दूसरी लड़ाई, जहां वक्त ने ऐसी पलटी मारी कि विजेता पराजित हो गया। देखिए, गोरी इस बार सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि एक शातिर चाल के साथ लौटा था। उसने दोस्ती और संधि का झूठा नाटक किया, जिससे राजपूत सेना बेफिक्र हो गई। और फिर जब सब सो रहे थे, तब सुबह होने से ठीक पहले अचानक हमला बोल दिया। उसने अपनी सेना के कुछ हिस्सों को पीछे हटने का नाटक करने को कहा। राजपूत सेना उनका पीछा करते करते थक गई और फिर उसने अपने 10,000 ताज़ा तीरंदाजों से आखिरी हमला करवा दिया। ये जंग ताकत की नहीं बल्कि धोखे की जीत थी। इस हार के साथ विश्वासघात की कुछ कहानियां भी जुड़ती हैं। कुछ पुरानी जैन किताबें कहती हैं कि उनके ही एक नाराज मंत्री ने गोरी का साथ दिया था। वहीं कुछ कहानियों में यह भी कहा जाता है कि कुछ संगीतकारों को रिश्वत दी गई थी ताकि वो ऐसा संगीत बजाएं जिससे पृथ्वीराज का खास घोड़ा मैदान में ही नाचने लगे और भाग न पाए। तो हार हो चुकी थी, पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया था। लेकिन उनकी मौत कैसे हुई, इस एक सवाल पर आज भी इतिहासकारों में अलग अलग राय है, और यहीं से उनकी विरासत का असली सवाल शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि अलग अलग स्रोत क्या कहते हैं। उस समय के इतिहासकार हसन निजामी के मुताबिक उन्हें गोरी के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मार दिया गया था, और ज्यादातर इतिहासकार इसी को सच मानते हैं। लेकिन जो सबसे मशहूर कहानी है, जो पृथ्वीराज रासू से आती है कि उन्होंने अंधे होने के बावजूद शब्दभेदी बाण से गोरी को मार दिया, वो एक काल्पनिक कथा है। क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है कि गोरी पृथ्वीराज की मौत के कई सालों बाद तक जिंदा रहा और राज करता रहा। हमें ये याद रखना चाहिए कि इस एक हार से क्या कुछ दांव पर लगा था। उनका साम्राज्य बहुत विशाल था, पश्चिम में सतलुज से लेकर पूर्व में बेतवा नदी तक, और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में माउंट आबू तक फैला हुआ था। उनकी हार सिर्फ एक राजा की हार नहीं थी, ये भारतीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। उनके बाद उनके बेटे को गोरी के अधीन एक छोटा शासक बना दिया गया, और यहीं से भारत में दिल्ली सल्तनत के लंबे शासनकाल की नींव पड़ी। और आखिर में एक सवाल, जिस पर आज भी खूब चर्चा होती है, क्या पृथ्वीराज चौहान को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहना सही है? देखिए, ऐतिहासिक तौर पर यह पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि उनके बाद भी दक्षिण भारत में कई बड़े हिंदू साम्राज्य थे। लेकिन हाँ, वो उत्तर भारत में एक युग के अंत और एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक जरूर बन गए। उनकी कहानी हमें वीरता तो सिखाती ही है, पर साथ ही ये भी बताती है कि दूरदर्शिता और सही समय पर सही फैसला लेना कितना ज्यादा जरूरी होता है।